मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियाँ एवं पुनर्स्थापना, है ना। कांग्रेस प्रणाली हम पहले भी पढ़ चुके थे। एक दल के प्रभुत्व के दौर में हमने कांग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, कैसे उसकी स्थापना हुई। 1960 के बाद उसकी स्थिति बदल गई। पहले तो एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन 1960 के बाद विपक्ष जो है वो मजबूत होता गया, ताकतवर होता गया, एक होता गया, जिसके चलते कांग्रेस को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1960 के बाद सबसे बड़ा जो चुनौती सामने आई वो 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की चुनौती आई, है ना। ये 1964 में, क्योंकि नेहरू जी जो है अस्वस्थ चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से और अंत में उनकी मृत्यु हुई 1964 में। अब सभी के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि नेहरू जी के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। कई लोगों को लगा कि नेहरू जी के बाद क्या लोकतंत्र कायम रह पाएगा, क्या ये लोग उत्तराधिकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे। कई बाहरी लोगों को जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि अब लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा और हो सकता है सेना, जैसे कि अन्य देशों में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था और भी अन्य देशों में हुआ था, कि सेना जो है अब हावी होगी। लेकिन इनका सबका जो हल निकाला गया, जिस तरीके से निकाला गया, तो सभी लोग ठगे के ठगे रह गए कि किस प्रकार से भारत में लोकतंत्र की बहाली कायम रही। और ये जो प्रश्न था उत्तराधिकार का वो बहुत ही सरलता और सहजता के साथ हल कर लिया गया। तो हम देखें सबसे पहले 1964 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये कहा गया कि अब किसको बनाया जाए। तो उस समय जो उसके अध्यक्ष थे, 1964 उसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था के कामराज, है ना। 1964 में कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने जो है सभी सांसदों से सदस्यता चर्चा की, मंत्रणा की और उन्होंने पाया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर सभी के अंदर सहमति है, कोई भी उनका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने, कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर मोहर लगा दी, है ना, मोहर लगा दी। और उनको जो है कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, है ना। और निर्विरोध नेता बने ये शास्त्री जी, कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता बने और प्रधानमंत्री भी निर्विरोध नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बने, है ना। अब ये उस समय देश को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इनका कार्यकाल जो था वो 1964 से लेके तो 1966 रहा, काफ़ी कम रहा, है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस छोटे से समय में भी इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो 1964 के बाद देश में बहुत ज़्यादा वर्षा न होने के कारण अकाल जैसी स्थिति थी, सूखे और अकाल की स्थिति से देश गुजर रहा था। और उसी क्रम में 1965 में भारत को युद्ध का से पाकिस्तान के साथ सैनिक युद्ध का भी सामना करना पड़ा था। तो दोनों स्थितियों में ही भारत जूझ रहा था, आर्थिक संकट से, गरीबी से, भुखमरी से। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, है ना, जय जवान जय किसान नारा दिया। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों मोर्चों पर ही कितने संवेदनशील थे, किसानों के लिए भी और सैनिकों के लिए भी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई, लेकिन बहुत सारे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में 1966 में ये ताशकंद गए थे, है ना, समझौते के लिए, है ना, समझौते से संबंधित हस्ताक्षर के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर के लिए। और वहीं रहस्यमय स्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई, वहीं अचानक देहांत हो गया।
स्थिति ये हो गई कि भाई जब इनका देहांत हो गया तो बहुत छोटी समय में, लेकिन इनको इनके कामों के लिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत निष्पक्ष व्यक्ति थे, बहुत सादगी पसंद थे। अपने जीवन के आखिरी कार्यकाल में नेहरू जी जो है शास्त्री जी के ऊपर बहुत निर्भर हो गए थे। ये बहुत नैतिकता पर भी विश्वास रखते थे। इनके कार्यकाल में जब ये रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसकी इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। तो बहुत सरल सादगी भरे व्यक्ति थे। इनके ऊपर कोई भी जो है इसके सामने खड़ा नहीं हुआ, कोई किसी को भी इनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी। तो भले ही इन्होंने छोटे समय तक कम कार्यकाल में काम किया, लेकिन इनका कार्यकाल सदैव याद रखा जाता है, किसानों के लिए भी और सैनिकों के लिए भी। इसी क्रम में जब अचानक से इनका फिर देहांत हो गया, ये सोवियत संघ में था ताशकंद, पुराने सोवियत संघ में, अब तो रूस है, जिसका एक गणराज्य था उज्बेकिस्तान, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान की अब राजधानी है ये, और पहले ये सोवियत संघ के अंतर्गत ही था। ठीक है, तो इस उत्तराधिकार की समस्या 2 साल बाद फिर से खड़ी हुई और अब लोगों को लगा कि अब फिर से ये समस्या का सामना करना पड़ेगा और फिर से बहुत सारी वही सब खोजबीन करनी पड़ेगी जो 2 साल पहले की थी। वर्तमान में जब ये बात सामने आई शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, तो 2 लोग सामने आए। एक तो मोरारजी देसाई थे और दूसरी थी नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ, है ना। तो 1966 में 2 लोगों में प्रतिस्पर्धा थी, 2 लोगों में प्रतिस्पर्धा थी। एक तो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, और दूसरे कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। हम बात करें तो मोरारजी देसाई जो है उस समय के बम्बई प्रांत के सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। और जो बम्बई प्रांत उस समय था, जो वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिलाकर बम्बई प्रांत था, उसके मुख्यमंत्री रहे थे। और इंदिरा गांधी जो है बहुत राजनीतिक रूप से कई लंबे समय से सक्रिय थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थी। लेकिन फिर भी पूर्व में वो 1958 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के पद पर रही थी। तो मंत्री पद भी इन्होंने संभाला था। तो ऐसी स्थिति में लोगों की जो सहमति थी, वो लोग अब कांग्रेस के अंदर लोग जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके पीछे अलग अलग कारण थे, अपने अपने कारण थे। तो कुछ लोग जो समझ रहे थे कि चूंकि इंदिरा गांधी जी राजनीति में उतनी ज़्यादा प्रशासनिक कुशलता के लिए या निर्णय लेने के लिए उतनी अनुभवी नहीं है, तो इन लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगी। कहीं ना कहीं उनकी सोच ये थी, इसलिए शायद वो उनको बनाना चाहते थे। तो दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई, तो इसके लिए फिर गुप्त मतदान हुआ, है ना, गुप्त मतदान हुआ। गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी विजयी रही, इंदिरा गांधी जो है विजयी रही और प्रधानमंत्री बनी। फिर से लोगों ने देखा, हालांकि प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन फिर भी जितने शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझा लिया गया था, तो फिर से लोग देखते रह गए कि भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र की बहाली है, कितनी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि अस्थिरता जैसी स्थिति अब नहीं रहेगी। तो इंदिरा गांधी ने फिर जाकर बाद में 1966 से जो है 77 तक देश का नेतृत्व किया, प्रधानमंत्री रही। और इन्हीं के क्रम में इन्होंने देश के आम जो पार्टी को विजय भी दिलाई, चूंकि उस समय तक विपक्ष तगड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी तक प्रधानमंत्री रही, है ना। इसके अलावा 1980 से 1984 तक, है ना, ये तब भी प्रधानमंत्री रही। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई, तब तक ये प्रधानमंत्री थी, है ना, इनकी हत्या कर दी गई, तब तक ये प्रधानमंत्री पद पर काबिज रही। इनके क्रम में इन्होंने 1971 का जो युद्ध था वो भी लड़ा,
और एक कहते हैं सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरी। परमाणु परीक्षण भी किया 1974 में। तो एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में लोग जो समझ रहे थे कि ये निर्भर रहेंगी दूसरों के ऊपर, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने पार्टी पर और सत्ता पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा स्थापित किया और एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में ये उभर कर सामने आई। तो ये हम पढ़ रहे थे उत्तराधिकार के बारे में। कल इसके आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से पार्टी ने फिर आगे वो बढ़त किया। तो इस दौरान जब इंदिरा गांधी ये रही तो 1998 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और उसके अलावा वो 1964 से 66 में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 67, 71 और 80 के चुनाव में भी उन्होंने विजय हासिल दिलवाई उसको पार्टी को। 1971 का युद्ध भी जीता। इस प्रकार से वो एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। नमस्ते सभी को।